और चलिए बड़ी खबर आपको देते हैं हमीरपुर से, जहां पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और बीच बचाव करवाने आई गर्भवती महिला को भी दबंगों ने जमकर पीटा। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, बेहद गंभीर संवेदनशील ये मामला। दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी और इन दोनों गुटों का बीच बचाव करवाने के लिए एक महिला पहुंची। महिला गर्भवती थी और उसके साथ भी मारपीट की गई और हादसे में महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है। पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और बीच बचाव कराने आई महिला इसमें घायल हो गई और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। दो पक्षों के बीच विवाद की घटना हमीरपुर से सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक इसमें एक दूसरे को पीटते हुए जमकर नजर आ रहे हैं और इन्हीं की लड़ाई सुलझवाने के लिए एक महिला बीच में आई थी और ये महिला गर्भवती थी। इस महिला के साथ भी मारपीट करने लगे युवक। ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में जब पुरानी रंजिश के बीच दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस महिला की है जो इनके बीच बचाव कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस महिला को भी पीटा गया और महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तो देवर के मतलब भयंकर चोट लग जाने की वजह से एक आया, उसका नाम अज्जू उर्फ अजय सिंह उर्फ अज्जू था। तो उसने आके मेरे बाल पकड़ के उसने मेरे पेट में मुक्का मार दिया। जितनी टाइम मेरे ब्लीडिंग चालू हो गई, गंभीर हालत में मुझे हमीरपुर ले जाया गया। जब हमीरपुर ले जाया गया तो वहाँ पे ठीक तरीके से 1 घंटा बैठने के बाद वहाँ कोई नहीं देखा तो उन्होंने पर्चे में लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। करवाया तो उसमें बताया कि आपका बच्चा खराब हो चुका है, कुछ टुकड़े रह चुके हैं, जिसका आपको सफाई करवानी पड़ेगी। तो इस अस्पताल में आकर के इन्होंने मेरी सफाई करवा दी। जी, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लोग धमकी के ऊपर धमकी दे रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो, उन्हें दुश्मनी महंगी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत संवेदनशील मामला है। एक महिला जो बीच बचाव कराने के लिए पहुंचती है, उसको तक नहीं छोड़ते युवक। कार्रवाई कहां तक पहुंची, सबसे बड़ा सवाल ये। पूजा, आपको जाने जिस तरह का मामला है, यहाँ पर मारपीट हुई है। इनकी रंजिश पुरानी रंजिश थी, इसको लेकर मारपीट हुई और कंपनी सदेआम बीच सड़क मारपीट हुई, जिसमें कि उनका देवर था वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। उसी दौरान ये भाभी अपने देवर को बचाने के लिए जाती है तो वहाँ पर इनके भी जो गर्भवती थी, इनके पेट में मुक्का मार दिया गया, जिससे जो गर्भ में बच्चा था वो भी वहाँ पे खत्म हो गया। फिलहाल कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने FIR लिख ली है। फिलहाल अभी तक ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। शुभम पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमीरपुर के SP हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि इस पूरे मामले में आपने कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? क्या गिरफ्तारी हुई है युवकों की? देखिए, ये एक गांव में ये दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के पड़ोसी हैं और उसी दौरान जो वहाँ पर मौजूद एक महिला थी तो उन बीच बचाव में उनके भी चोट लगी है। इसी क्रम में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर कल ही थाने पर मुकदमा लिख लिया गया था और रात्रि को भी पुलिस की टीमें बनाकर दबिश दी गई है और शीघ्र ही जो इसमें संभावित लोग हैं, जो भी लोग नेम्ड हैं, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी और महिला को उपचार हेतु भेजा गया था और अब इनकी हालत ठीक है। लेकिन शुभम जी, सवाल यही है कि आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? आप खुद ही बता रहे हैं कि कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, दिन का मामला ये नजर आ रहा है। युवक एक दूसरे को पीट रहे हैं, महिला तक पे हाथ उठा देते हैं। पुलिस का क्या कोई खौफ नहीं है लोगों को? क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, ये गाँव का मैटर था और पड़ोस के दोनों पक्ष रहने वाले हैं और इनका पूर्व का भी विवाद है, जिसके क्रम में कल इन्होंने इस तरह की घटना की है और जो भी इसमें व्यक्ति नेम्ड है वे सभी पर कार्रवाई निश्चित है और लगातार रात को भी दबिश दी गई है और आज सुबह से भी दबिश दी जा रही है। क्या अभी ये युवक फरार है शुभम जी? शीघ्र इनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी, आज रात तक इनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण, शुभम जी को आप सुन रहे थे, SP हमीरपुर के। वो कह रहे हैं जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? कल बता रहे मुकदमा दर्ज किया गया था, इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या वजह लग रही है इसके पीछे? जैसे कि योगी सरकार लगातार महिलाओं को लेकर संवेदनशील है, कोई मामले होते हैं उनको तुरंत ही वहाँ पर कार्रवाई की बात की जाती है। फिलहाल जो
शुभम पटेल यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर है, उन्होंने कल ही एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल जो पीड़ित महिला का जो अभी का बयान है वो उनका ये कहना यही, अभी भी उनको डर है आगे कोई मारपीट ना हो या फिर कोई जानलेवा हमला ना हो। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूरा परिवार रियासत में पूजा वहां पर। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला बहुत संवेदनशील है। आश्वासन तो दिया जा रहा है कि जल्द मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे संपादकगण, दैनिक जागरण से सम्मान्य श्री आशुतोष शुक्ला जी, अमर उजाला से सम्मान्य श्री विजय त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स से सम्मान्य श्री मोहम्मद नदीम जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से सम्मान्य श्री प्रवीण कुमार जी, हिंदुस्तान टाइम्स से सम्मान्य श्रीमती सुनीता आर्यन जी, इंडियन एक्सप्रेस से सम्मान्य श्री भूपेंद्र पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पूरे जीवन की साधना को पत्रकारिता के लिए समर्पित किया है, ऐसे श्री के विक्रम राव जी, सम्मान्य श्री रामेश्वर पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिवंगत पत्रकारों के उनके सभी परिजन, सूचना विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन यहां पर हम सब के लिए एक भावुक क्षण है और वह उन सभी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का क्षण है जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्पंदित होती है। पूरी दुनिया पिछले 3 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में रही है। इस दौरान दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस महामारी की दुनिया के कहीं पर 5वीं लहर, कहीं 4थी लहर, कहीं 3री लहर आ चुकी है और फिर से उसकी आहट सुनाई दे रही है। इस महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने देश के अंदर जिस प्रकार के अलग अलग लहर के दौरान या उससे पूर्व जिस प्रकार की निर्णायक तैयारियां की और इस महामारी से बचाव के जिस प्रकार के उपाय किए, वे हम सबके सामने हैं। और भारत के कोरोना प्रबंधन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूएनओ ने, दुनिया के उन तमाम विकसित देशों ने स्वीकार किया है जिनके पास स्वास्थ्य के दुनिया में प्रसिद्ध संस्थान थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान वे सब हतप्रत थे, इस महामारी के सामने पस्त थे। लेकिन टीम वर्क और राष्ट्रीय अनुशासन कैसे होता है, जहां भी यह अनुशासन देखने को मिला वहां कोरोना जैसी महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। और भारत की 140 करोड़ की आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय दिया और परिणाम था कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए, कार्य करते हुए पूरे देश ने एक टीम वर्क के रूप में इस महामारी को भी सामना करने की ठानी थी। और जो भी मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से मिला, उन सभी के अनुसार उनके नेतृत्व में पूरा देश उससे जूझता हुआ दिखाई दिया। और हम लोगों ने देखा है, भारत का मीडिया स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर वो अनुशासन उनके मन में भी दिखा और उन्होंने उस अनुशासन के साथ लोगों को जोड़ने और उस जागरूकता के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया,
मैं स्वयं उन दृश्यों को देख करके कभी कभी, क्योंकि कोरोना की आहट के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के साथ बहुत एक्टिव रूप से मैं जुड़ा रहा, लेकिन जो विजुअल्स आते थे, जो दृश्य दिखे जाते थे, मैं देखता था। पत्रकार बंधु उस समय भी जाकर के, जब लॉकडाउन के बाद तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, उनकी रिपोर्टिंग को करने, अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, जागरूकता के साथ लोगों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने और साथ साथ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन पत्रकार बंधुओं ने इस दौरान निर्विवाद रूप से प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी किया। जहां अच्छा काम हुआ उसको उस रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया, जहां पर लापरवाही थी शासन प्रशासन का ध्यान उधर भी आकर्षित किया। और इस दौरान जैसे मानव हानि, जनहानि हर जगह हो रही थी, उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे, उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए। और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी, उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए। 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस दौरान हम सब के सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार ने हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वह अपने सीमित साधनों से अपनी जान की परवाह के बगैर शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है, एक प्रकार की जन सेवा का कार्य कर रहा है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उसके लिए कहीं भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, उन्हें कहीं भी कोई सुविधा नहीं। तो उस समय पहले बूथ लगाए गए, उसके बाद उपचार आदि के लिए स्पेशल व्यवस्था भी करवाई गई, तमाम अन्य साधन उपलब्ध करवाने के साथ ही बाद में महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई। आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक छोटी राशि है, लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में कि सरकार इस संकट के दौर में आप अकेले नहीं हैं। आप मीडिया ही केवल आपके साथ, मीडिया परिवार तो आपके साथ है ही, लेकिन मीडिया परिवार के साथ साथ सरकार भी उसी रूप में आपके साथ में है। हम एक परिवार के हिस्से हैं और एक परिवार के रूप में भले ही कार्य क्षेत्र अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है, लोक मंगल की कामना करना है, राष्ट्र कल्याण की कामना करना है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और उस रास्ते अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग उन कार्यक्रमों के साथ जिस रूप में जुड़े हुए हैं वह अब उस अभियान का हिस्सा है। और उस अभियान को हम आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि जहाँ पर उन 51 परिवारों को ये राशि उपलब्ध कराई गई है। 2 परिवार उनके जो आश्रित थे उन दिवंगत हुए हैं। मैंने सूचना विभाग से कहा है कि उनके परिवार में जो भी बचा है, उनके बच्चे होंगे, उनके भी परिवार में कोई होगा तो उन परिवारों को ही वह राशि अवश्य उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी जरूर हो जाए। इसके साथ ही मैं दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जिनके बच्चे छोटे होंगे, निराश्रित हैं, उन्हें अन्य शासन की योजनाओं के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन की कार्रवाई जहां पर दी जानी है, इस कार्रवाई को सूचना विभाग ही अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4000 रुपये की मासिक जो उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, उस योजना के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो, या फिर पीएम निधि के साथ में जोड़ने के लिए भी एक कार्रवाई कि बच्चे 23 साल के हो जाएं तो उसके बाद वे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, वहां जोड़ने की कार्रवाई उनके साथ हो जाए। तो वास्तव में केवल वह अपने को अलग थलग महसूस नहीं करेगा, वह भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं। देखिए, पत्रकार जिन्होंने कोविड के समय में अपनी जान गंवा दी थी, उनके परिजनों को आज चेक बांटे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये सहायता राशि का चेक वितरित किया गया है। आर्थिक मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है उन परिजनों को जिन पत्रकारों की मौत हो गई थी कोविड के समय। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कन्नौज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं वो परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, उन्हें सोचना चाहिए। जिन्होंने हत्या की है वो समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। समाजवादी के चरित्र को पूरे उत्तर प्रदेश ने 2004 में देखा, जब इसी जिले के नीरज मिश्रा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, और उसका दूसरा रूप यहां पर देखने सुनने को मिला है। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अरुण शाक्य के परिजनों से मिलने गए थे। 14 दिसंबर को भाजपा नेता और पूर्व प्रधान अरुण शाक्य को बंधक बनाकर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 10 लाख रुपए की मदद दी। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है, और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग पहले से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले 1 साल से औरैया जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद भी चालू नहीं था, क्योंकि प्लांट को चलाने के लिए किसी की तैनाती नहीं थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। 2 लोगों को इस प्लांट को चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई गई है। प्लांट शुरू होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। कानपुर या इटावा उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना के बेड भी तैयार हो चुके हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लिए जाएं, जिससे कि हम कोरोना को मात दे सकें। अभी से सतर्क हैं, और हम लोग ने अभी कल ही मीटिंग सुबह ली थी सारे MOICs की, और उनको ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सैम्पलिंग बढ़ाएंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस का अर्ली डिटेक्शन करेंगे और स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। जानकारी देते हैं गोंडा से, जहां पर राजस्व विभाग की टीम और आबकारी पुलिस ने छापेमारी की। संयुक्त रूप से छापेमारी की गई थी। शराब माफिया के खिलाफ 2 गांवों में छापेमारी हुई। 5 से ज्यादा शराब की भट्टियों को इसमें ध्वस्त कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। रानीपुरवा के राधेपुरवा गाँव में आबकारी टीम की ये दबिश दी गई। हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। 5 से ज्यादा शराब की भट्टियां चल रही थी, जिन्हें नष्ट किया गया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। रानीपुरवा है, एक राधेपुरवा है। 2 जगह हम लोगों ने संयुक्त रूप से COCT थे हमारे साथ और आबकारी विभाग के लोग थे, सब लोगों ने छापेमारी करी और वहाँ पर लगभग 5-6 करीब भट्टियाँ मिली जो शराब बना रहे थे, और लगभग 10-12 क्विंटल के आसपास लहन जो है खेतों में गाड़ करके रखे थे, और काफ़ी मात्रा में बनी बनाई शराब भी तैयार मिली है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।